Hello students, we have already covered regarding taxonomy and nomenclature, classification and taxonomic categories. Now here is another topic, that is taxonomical aids. कि taxonomical aids होते क्या हैं? So these are the methods or you can say procedures and tools and techniques which are used in solving the taxonomical problems, or you can say these are the tools and techniques which are used to help in the taxonomical studies. These are called taxonomical aids. अब यहाँ पर ये जो tools and techniques होते हैं, they are used to preserve the informations as well as the plant or animal specimens for the correct identification of organisms. तो जहां पर भी हम कोई भी रेफरेंस ले रहे हैं जिसकी मदद से हम किसी प्लांट या एनिमल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स जिनकी हम मदद लेंगे रेफरेंस के लिए, वही कहलाते हैं टेक्सोनॉमिकल एड्स. सो दीज टेक्सोनॉमिकल एड्स, दीज आर फंडामेंटल एंड एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स. जब भी हम सिस्टमैटिक्स में ट्रेनिंग की बात करेंगे तो टेक्सोनॉमिकल एड्स एक तरीके से फंडामेंटल और एसेंशियल रिक्वायरमेंट होंगी. दे आर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. अब जब भी हम टेक्सोनॉमिकल एड्स की बात करते हैं तो हम इसमें आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन में काम आने वाले टूल्स एंड टेक्निक्स हैं ये. सो फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इट रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी वर्क एज वेल एज फील्ड स्टडी. यानी हमें इसमें दोनों ही प्रकार से काम करना पड़ेगा कि हम लेबोरेटरी वर्क भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ फील्ड में जाके डेटा को कलेक्ट भी करना पड़ेगा. इसलिए हम बोल सकते हैं कि टेक्सोनॉमिकल एड्स जो होंगे दे रिक्वायर बोथ इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज. अब कई प्रकार के टूल्स एंड टेक्निक्स होंगे, यानी कई प्रकार के टेक्सोनॉमिकल एड्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट हर्बेरियम. सो व्हाट इज हर्बेरियम? हर्बेरियम जो होता है एक प्रकार का स्टोर हाउस या रिपोजिटरी होता है जहां पर प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है. मींस सबसे पहले जो भी प्लांट स्पेसिमेन होगा उसको फील्ड से कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाएगा, ड्राई करने के बाद उसकी प्रेसिंग और फाइनली उसको प्रिजर्व किया जाता है ऑन अ हर्बेरियम शीट. अब ये जो हर्बेरियम शीट का स्टैंडर्ड साइज होता है दैट इज अकॉर्डिंग टू ICBN, वो 11.5 टू 16.5 इंचेस होता है. मींस द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द हर्बेरियम शीट इज 11.5 इंटू 16.5 इंचेस. और इसी पर जो प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई किया गया, प्रेस किया गया, उसको फाइनली इस पर पेस्ट कर दिया जाता है फॉर रेफरेंस पर्पस. यही रीजन है कि यहां पर ड्राई स्पेसिमेंस को लिया जा रहा है, इसीलिए हर्बेरियम को ड्राई गार्डन भी बोल दिया जाता है. साथ ही साथ हर्बेरियम दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज क्विक रेफरल सिस्टम, कि अगर आप फील्ड में जाते हैं और आपको कोई प्लांट मिलता है बट यू कांट आइडेंटिफाई इट प्रॉपरली, तो आप सबसे पहले आपकी ड्यूटी होगी आप हर्बेरियम में जाके उससे रिलेटेड स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करें. तो एक तरीके का ये रेफरेंस सिस्टम की तरह काम आता है, इसलिए इसको क्विक रेफरल सिस्टम कहा जाता है. अब ये जो हर्बेरियम शीट होती है, इस हर्बेरियम शीट में एक इंडेक्स तैयार रहता है, एक इंडेक्सिंग की जाती है जिसमें कुछ चीजों को लेबल किया जाता है, जैसे कि किस डेट को उस प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया गया तो डेट ऑफ कलेक्शन यहां पर लिखा जाएगा. साथ ही साथ किस लोकेशन से उसको कलेक्ट किया गया है तो प्लेस या लोकेशन ऑफ कलेक्शन लिखा जाएगा. किस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया है दैट विल बी द कलेक्टर्स नेम. साथ ही साथ उसका बॉटेनिकल नेम यानी उसका साइंटिफिक नेम क्या है प्लांट का, वो यहां लिखा जाएगा. लोकल या वर्नैक्युलर नेम यहां पर लिखा जाता है, साथ ही साथ उसका इंग्लिश नेम, और फाइनली उसमें प्लांट की फैमिली, कि किस फैमिली को वो प्लांट बिलोंग करता है. ये सारे चीजों को यहां पर इस इंडेक्स में मेंशन किया जाता है, तब जाके एक हर्बेरियम शीट ये तैयार होती है. तो एक तरीके का ये स्टोर हाउस है जहां पर ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है ऑन द हर्बेरियम शीट, जिसकी स्पेसिफिक साइज होती है 11.5 इंटू 16.5 इंचेस. नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज बॉटेनिकल गार्डन्स. तो बॉटेनिकल गार्डन्स जो होते हैं दीज आर द गार्डन्स वेयर द प्लांट्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि यहां पर
इस तरीके से प्लांट्स को ग्रो किया जाता है जिससे कि हमें मदद मिले प्लांट्स को रिकॉग्नाइज करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में। तो फिर बॉटनिकल गार्डन्स में जो प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है वहां पर उसी प्लांट के पास एक प्लेट लगा दी जाती है और उस प्लेट पर कुछ चीजें लेबल की जाती है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये प्लांट है और इस प्लांट के पास ही एक प्लेट लगा दी जाती है और इस पे दो चीजें इसमें लेबल की जाती हैं। एक तो इसके अंदर बॉटैनिकल नेम लिखा जाता है, बॉटैनिकल नेम ऑफ प्लांट, और दूसरा इसके अंदर मेंशन किया जाता है फैमिली नेम। तो बॉटनिकल गार्डन्स में जो प्लांट्स ग्रो किए जा रहे हैं वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किए जा रहे हैं और वहां पर जो लेबलिंग की जा रही है वो कम से कम दो चीज उसमें लेबल होंगी, एक तो बॉटनिकल नेम ऑफ प्लांट और दूसरा फैमिली नेम। कई बॉटनिकल गार्डन्स हैं, लेकिन अगर हम बात करें लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन की, दैट इज द रॉयल बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड इन क्यू, इंग्लैंड। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज NBRI विच इज लोकेटेड इन लखनऊ। तो फिर IBG है यानी इंडियन बॉटनिकल गार्डन है विच इज लोकेटेड इन हावड़ा, कोलकाता, इंडिया, और यही एशिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन माना जाता है। फिर बात आती है यहां पर एक और टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। बायोलॉजिकल म्यूजियम जो होते हैं दे आर कंसर्न विद बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। यहां पर दोनों के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो म्यूजियम्स दे हैव द कलेक्शंस ऑफ preserved plant and animal specimens for the study and reference purpose। अब यहां पर जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स जो होते हैं इनमें जो स्पेसिमेंस हैं दे आर प्रिजर्व्ड इन लार्ज कंटेनर्स विच आर फिल्ड विद प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। अब ये जो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन जनरली यूज होता है ये जनरली फॉर्मेलिन के रूप में यूज किया जाता है और इन्हीं फॉर्मेलिन जो कि एक प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के रूप में काम में आ रहा है यहां पर, उन्हीं के अंदर उन स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जाता है। In the museums, dried specimens are also preserved। तो जो ड्राइड स्पेसिमेंस होंगे प्लांट्स और एनिमल्स के वो भी यहां पर प्रिजर्व किए जाते हैं। लार्जर एनिमल्स जैसे कि कुछ बर्ड्स हुए या कुछ मैमल्स हुए, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टफ्ड एंड दे आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड इन द बायोलॉजिकल म्यूजियम्स। साथ ही साथ यहां पर इंसेक्ट बॉक्सेस भी देखने को मिलेंगे जहां पर इंसेक्ट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्ट किया जाता है फील्ड से, फिर उनकी किलिंग की जाती है और फाइनली दे आर पिन्ड इनटू द इंसेक्ट बॉक्सेस। तो आपको इंसेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी उन इंसेक्ट बॉक्सेस से इन बायोलॉजिकल म्यूजियम्स में मिल सकती है। इसके अलावा म्यूजियम्स के अंदर स्केलेटन्स के कलेक्शन भी मिलते हैं, मींस दे हैव द कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स टू। फिर बात आती है यहां पर एक और टेक्सोनॉमिकल एड दैट इज जूलॉजिकल पार्क्स। आप सब जानते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, दीज आर द पार्क्स वेयर द वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट अंडर ह्यूमन केयर। ह्यूमन केयर में वाइल्ड एनिमल्स को यहां पर रखा जाता है, उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया जाता है। अब ये जो जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं ये हमें किस रूप में मदद करते हैं? दे इनेबल अस टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट्स एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ द एनिमल। यहां पर जो वाइल्ड एनिमल्स को रखा जा रहा है वहां पर हमें इस बात में मदद मिलेगी कि हम उनकी फीडिंग हैबिट्स को जान सकते हैं, साथ ही साथ उनके एनिमल के बिहेवियर को समझ सकते हैं। जूलॉजिकल पार्क्स में जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जा रहा है वहां पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जो उनके नेचुरल हैबिटेट की कंडीशंस हैं वो उनको प्रोवाइड की जाएं। मींस all the animals in a zoo they are provided as far as possible the conditions which are similar to the natural habitats। तो ये जितने भी अपन ने बात की यहां पर ये सारे ऐसे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं जहां पर हम या तो ड्राइड स्पेसिमेंस या फिर लिविंग स्पेसिमेंस के रूप में प्लांट या एनिमल्स को प्रिजर्व करके रख रहे हैं और ये हमारे टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में हमें कहीं ना कहीं रेफरेंस के रूप में मदद करते हैं। अभी तक जितने भी टेक्सोनॉमिकल एड्स पे हम जो बात कर रहे थे उनमें एनिमल और प्लांट स्पेसिमेंस को प्रिजर्व किया जा रहा था, या तो वो डेड फॉर्म में या लिविंग फॉर्म में हम उनको प्रिजर्व करवा रहे थे और उनको यूज कर रहे थे फॉर रेफरेंस पर्पस। लेकिन एक और टेक्सोनॉमिकल एड यहां पर आता है जिसको हम की के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है आपको की है
यानी कुंजी है एक तरीके की, कि कोई ताला या कोई लॉक लगा हुआ है और आपको इन की मदद से उन तालों या उन लॉक को खोलना है। लेकिन ये एक इस तरीके का टेक्सोनॉमिकल एड है जिसमें हम कोई प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करके नहीं रख रहे हैं। यहां पर हम कोई भी प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेन को कैरेक्टर्स के बेसिस पर एनालाइज करेंगे और पहचान करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल क्या है। तो यहां पर हमने क्या किया, एक तरीके से कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्या किया है, प्लांट या एनिमल की स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया है। तो जो कीज होते हैं इस तरह के टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं जो कि सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज पर बेस्ड होते हैं। तो कीज जो हैं वो क्या हैं, दीज आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स विच आर बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। और यहां पर हम जो कीज को काम में लेते हैं ये एनिमल और प्लांट दोनों को ही आइडेंटिफाई करने में काम में लेते हैं। अगर हम एक की बात करते हैं तो की जो बनती है दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जो की बन के आएगी वो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर बन के आएगी, ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होंगे ये पेयर की फॉर्म में होंगे, मींस दे आर जनरली इन अ पेयर एंड दैट पेयर इज टर्म्ड एज अ कपलेट। यानी एक की जो है वो एक कपलेट है। हर एक की के अंदर दो स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं, ठीक है, और वो दोनों ही स्टेटमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट होते हैं। इसीलिए हमने यहां बोला कि दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, और पेयर की फॉर्म में है इसलिए हमने उस पेयर को क्या नाम दिया, कपलेट नाम दिया। अब यहां पर जो अलग अलग स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, दो स्टेटमेंट जो ले रहे हैं, हर एक स्टेटमेंट को यहां पर लीड कहा जाता है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज टर्म्ड एज अ लीड। चलिए जी, इस की को हम कुछ एग्जांपल से समझें तो और अच्छा लगेगा हमें। कि अगर मान लीजिए आपको दो प्लांट्स दे रखे हैं, आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मदद लेंगे किसकी, कीज की, जो कि ऑलरेडी बनी हुई हो सकती हैं, बुकलेट की फॉर्म में कीज होती हैं कई, या फिर आप खुद भी इन कीज का फॉर्मेशन करवा सकते हैं। मान लीजिए दो प्लांट हैं, अननोन हैं, आप उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैरेक्टर के बेसिस पर उनको एनालाइज करेंगे। देखिए पहला स्टेटमेंट या पहली की ये तैयार है आपके लिए यहां पर, और इस की में आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही स्टेटमेंट्स जो होंगे अपने आप में हर एक स्टेटमेंट यहां पर लीड कहला रहा है, और ये पेयर की फॉर्म में है, तो इस पेयर को हमने क्या बोला है, कपलेट बोला है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने एक प्लांट ऑब्जर्व किया और उस प्लांट में आपने देखा कि रूट, स्टेम और लीफ जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपको यही लिखा हुआ मिल रहा है स्कीम में कि रूट, स्टेम, लीफ आर प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट आपने उसमें देखा कि उसमें लिखा हुआ है रूट, स्टेम, लीफ आर एब्सेंट, ठीक है। तो एक प्लांट में तो आपने देखा कि रूट, स्टेम, लीफ जो है वो प्रेजेंट है, जबकि दूसरे प्लांट में आपने देखा कि रूट, स्टेम, लीफ जो है वो एब्सेंट है। तो वो जो एब्सेंट हैं वो आपने बोल दिया कि वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास 5 प्लांट ग्रुप हैं, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्हीं में से पहचान करनी है कि इनमें से कुछ ना कुछ होगा वो, कि जो जिसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट थे वो तो क्या हो सकते हैं, वो थैलोफाइट या ब्रायोफाइट हो सकते हैं। लेकिन दूसरा जो प्लांट आपने ऑब्जर्व किया जिसके अंदर रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट थे, वो क्या हो सकते हैं, वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। यानी आपने की के मदद से उन दोनों प्लांट को कुछ हद तक रिकॉग्नाइज किया, नहीं किया, बिल्कुल किया है। तो ये एक तरीके से की हमें किसमें मदद कर रहा है, उन प्लांट्स के स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करवाने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि मान लीजिए अपन ने एक प्लांट में, जिस प्लांट में अपन ने देखा था कि रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट हैं, तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है रूट, स्टेम और लीफ उसको रिजेक्ट करवा दिया जाए। तब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे कि यहां पर अब ये चॉइस बेस्ड हो गया कि एक कैरेक्टर मिलेगा, एक कैरेक्टर नहीं मिलेगा, यानी एक स्टेटमेंट को एक्सेप्टेंस दिया जाएगा जबकि दूसरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट करवा दिया जाएगा। तो पहले प्लांट के लिए ये बात हमारे सामने निकल के आ गई। अब मान लीजिए दूसरा जो प्लांट था, आप उसको और आगे तक उसके लिए कीज
बनाते हुए एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं कि वो दूसरा जो प्लांट था उसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ जिसमें पाए जा रहे थे, हमने उसके लिए और कीज बनाए कि आप उसमें कंक्लूजन पे तो ये पहुंच रहे हो कि वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, लेकिन आपको उसको फाइनल कंक्लूड करना है कि वो वास्तव में वो प्लांट क्या है। तो हमने उसके लिए एक की और बना दी और उसी की में अब ये दो स्टेटमेंट आपको नजर आ रहे हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग है। हर एक स्टेटमेंट को वही लीड बोला जा रहा है और उस पूरे पेयर को कपलेट बोला जा रहा है। अब देखिए यहां पर जो दो स्टेटमेंट लिखे हुए दिख रहे हैं आपको, हमने लिख दिया वेस्कुलर टिश्यूज नॉट फॉर्म और दूसरे स्टेटमेंट में लिख दिया वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म। जब आपने उस दूसरे प्लांट जिसके अंदर रूट, स्टेम और लीफ पाए जा रहे थे उसको ऑब्जर्व किया तो आपने पाया कि उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है। और जब उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं इसका मतलब वो डेफिनेटली टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही होगा, क्योंकि वेस्कुलर टिश्यूज का जो फॉर्मेशन हुआ है वो कहां से हुआ है, टेरिडोफाइट से हुआ है। तो हमने बोल दिया कि इसमें ये दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक्सेप्ट है, जबकि पहला स्टेटमेंट जो है वो रिजेक्ट है। इससे पहले स्टेटमेंट, पहले तो अपन ने दूसरे प्लांट के लिए की बना दी थी, हमने और कंफर्म करने के लिए एक की और बनाई जिसकी मदद से हम और कंफर्म हो गए कि जो सेकंड प्लांट है वो टेरिडो, जिम्नो और एंजियो ही होगा, क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जा रहे हैं। अब हम और आगे चलते हैं, हमने एक और की बना दी। अब तीसरी की जो हमने बनाई उसमें दो स्टेटमेंट जो लिखे गए, उसमें पहला स्टेटमेंट तो लिख दिया गया कि ओव्यूल और सीड्स दे आर प्रोड्यूस्ड, जबकि दूसरा स्टेटमेंट लिख दिया गया ओव्यूल सीड्स दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अपने आप में दोनों ही स्टेटमेंट में जो होंगे वो अलग अलग लीड होंगे और जो पेयर होगा वो कपलेट कहलाएगा। जब हमने उस सेकंड प्लांट को ऑब्जर्व किया जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज पाए जा रहे थे और हमने जब उसको ऑब्जर्व किया तो देखा कि उसके अंदर ओव्यूल और सीड्स जो हैं वो बन रहे हैं, ठीक है, ओव्यूल और सीड का प्रोडक्शन हो रहा है उसके अंदर। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट होगा उसको तो एक्सेप्टेंस मिल जाएगा, जबकि दूसरा जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस की के बेसिस पर हम इस फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि वो जो प्लांट है वो टेरिडोफाइट तो नहीं है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर ओव्यूल या सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब वो जो प्लांट है वो क्या होगा, वो या तो जिम्नोस्पर्म हो सकता है या फिर वो एंजियोस्पर्म हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक चौथी और की बना दी यहां पर कि अब मैं तो फाइनल कंक्लूड करना चाहता हूं कि वो वास्तव में जिम्नो है या एंजियो है। तो मैंने कहा कि एक की मैंने बनाई जो जिसमें दो स्टेटमेंट मैंने लिख दिए कि पहले स्टेटमेंट में तो मैंने लिख दिया फ्लावर्स आर फॉर्म्ड और दूसरे स्टेटमेंट मैंने लिख दिया फ्लावर्स आर नॉट फॉर्म। और जब मैंने ऑब्जर्व किया उस प्लांट को तो उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा था, यानी पहला स्टेटमेंट एक्सेप्ट और दूसरा स्टेटमेंट रिजेक्ट। और इस बेसिस पे मैं पहुंच गया कि जो फ्लावरिंग प्लांट है इसका मतलब वो एंजियोस्पर्म होगा। तो फाइनल कंक्लूजन मेरे सामने ये निकल के आया कि यहां पर जो प्लांट आपको दिया गया था वो क्या है, एक प्रकार का एंजियोस्पर्म है। तो कीज में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हुए मैं फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच रहा हूं कि जो प्लांट आपको दिया जा रहा है वो कौन सा प्लांट है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कीज होते हैं इनमें कैरेक्टर जो कि कॉन्ट्रास्टिंग नेचर के होते हैं उनको एनालाइज करते हुए हम प्लांट या एनिमल के स्पेसिमेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही वजह है कि कीज को एनालिटिकल नेचर का माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया कि कीज जो होते हैं दे रिजल्ट इनटू एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड द रिजेक्शन ऑफ द अदर, कि जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसमें लिखे हुए आपको मिलेंगे उसमें एक को तो आप एक्सेप्ट करोगे जबकि दूसरे को आप रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। साथ ही साथ हमने बोल दिया कि ये चॉइस मेड, यानी आपने चॉइसेस की हैं कि एक कैरेक्टर मिलेगा जबकि दूसरा नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से कीज जो होते हैं ये चॉइस बेस्ड होते हैं, ठीक है। आपको चॉइस करनी पड़ेगी इन बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस। कीज को आप में जो कैरेक्टर्स है आपने उनको एनालाइज करते हुए आइडेंटिफाई किया है, मींस दे आर एनालिटिकल इन नेचर। तो फाइनली जो कीज बनाई जाती हैं हर एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए अलग अलग बन के आती है, मींस सेपरेट कीज आर मेड फॉर द डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे कि मान लीजिए फैमिली के लिए बनानी है तो अलग बनानी पड़ेगी, जीनस के लिए, स्पीशीज के लिए बनानी है तो वो सेपरेट कीज कैरेक्टर के बेसिस पर आपको अलग अलग फ्रेम करनी पड़ेगी। अब साथ ही साथ टेक्सोनॉमिकल एड्स बुक्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी ये बुक या बुकलेट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं जो कि आसानी से हम सर्कुलेट कर सकते हैं इंफॉर्मेशंस को, उनको इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये जितने भी बुक्स होते हैं दीज आर कैन बी यूज्ड टू डिसेमिनेट द टेक्सोनॉमिकल इंफॉर्मेशंस। तो ये बुक्स कौन कौन से हो सकते हैं, इट मे बी फ्लोरा, इट मे बी कैटलॉग, इट मे बी मैनुअल एंड इट मे बी मोनोग्राफ। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम फ्लोरा की बात करते हैं
तो फ्लोरा जो है एक तरह का प्लांट की लिस्टिंग है, मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ द कंप्लीट अकाउंट ऑफ अ प्लांट स्पीशी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इस लिस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर हमें उस प्लांट स्पीशी के हैबिटेट एज वेल एज उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। दूसरा आता है कैटलॉग। कैटलॉग भी एक तरह का बुकलेट है और इस बुकलेट के अंदर इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉटेनिकल टाइटल्स एज वेल एज द ऑथर्स नेम एज वेल एज पब्लिशर्स नेम। साथ ही साथ कैटलॉग जो होते हैं दे ऑल्सो गिव्स सर्टेन ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट स्पीशीज ऑफ अ एरिया। तीसरा आता है यहां पर मैनुअल्स। मैनुअल्स भी एक तरह का प्लांट की लिस्टिंग ही है जिसके अंदर वी कैन आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट ऑफ अ स्पीशी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। जबकि हम मोनोग्राफ की बात करें तो मोनोग्राफ एक इस तरह का बुकलेट होता है विच कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टेक्सोन। जैसे कि मान लीजिए सोलेनेसी है तो सोलेनेसी एक सिंगल टेक्सोन है, तो एक बुकलेट है विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलेनेसी फैमिली, देन दैट कंसिडर्ड एज अ मोनोग्राफ। तो अब टेक्सोनॉमिकल एड्स आपको समझ में आ गया होगा कि टेक्सोनॉमिकल एड्स किस प्रकार से टेक्सोनॉमिकल स्टडीज के अंदर मदद करते हैं। कोई भी टेक्सोनॉमिकल प्रॉब्लम है उसके लिए हमें रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको सॉल्व करने में हमें हेल्पफुल होते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज अबाउट स्पीशीज कंसेप्ट। सबसे पहले अगर हम स्पीशीज टर्म की बात करें देन द टर्म स्पीशीज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय जॉन रे and he described about 18,000 plants and animals species in his book Historia Generalis Plantarum। लेकिन species concept जो है वो बाद में दो तरीके से बाइफर्केट हुआ। एक तो कहलाया बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशी और दूसरा कहलाता है टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशी। सबसे पहले यहां पर हम बात करने जा रहे हैं अबाउट बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। दिस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, और अर्नेस्ट मेयर कंसिडर्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी जो कि एक रिनाउंड अवार्ड्स होते हैं वो इनको मिले। अब अर्नेस्ट मेयर के अकॉर्डिंग किसी स्पीशी को बायोलॉजिकल स्पीशी तब कहा जाएगा व्हेन द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दे कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल प्रोजेनीज और ऑफस्प्रिंग्स, देन दैट स्पीशी इज कंसिडर्ड एज अ बायोलॉजिकल स्पीशी। लेकिन ये एक रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन हो गई बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, बट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स विच कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड, तो वहां पर ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। मींस बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड, ये इस बात का ध्यान रखें, नेचुरली इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल प्रोजेनीज और ऑफस्प्रिंग्स, देन दैट स्पीशीज नोन एज अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। यहां आपको दिखाई दे रहा है व्हेन द टू ऑर्गेनिज्म दे कैन नेचुरली इंटरब्रीड मींस दे अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, देन दैट स्पीशीज इज नोन एज अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। But this concept is not applicable on prokaryotes like bacteria, BGA, mycoplasma, as they do not exhibit the sexual mode of reproduction. They exhibit the asexual mode. दूसरा कंसेप्ट आता है यहां पर टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। अब टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशी ये कहता है कि एक स्पीशी को टेक्सोनॉमिक स्पीशी तब माना जाए व्हेन दे हैव द सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, तब हम उस स्पीशी को टेक्सोनॉमिक स्पीशी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब टेक्सोनॉमिक स्पीशी बोला जाएगा किसी स्पीशी को, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लिया जा रहा है और उनकी सिमिलरिटीज को देखा जा रहा है। अब ये जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होंगे ये रिप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं या वेजिटेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स दे हैव गिवन द मोर वेटेज देन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर में कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको अगर ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है तो अच्छी बात है। कारण यह है कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज इसलिए दिया जाता है बिकॉज दे आर मोर कंजर्वेटिव इन नेचर, दे आर मोर स्टेबल देन द वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। बाय द हेल्प ऑफ दिस concept we can explain all the living organism, either it may be prokaryotes or it may be eukaryotes। जितने भी ह्यूमंस की अगर अपन बात करते हैं तो all the human beings they are present on the earth, they belong to one biological species and one taxonomic species।
तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम किस तरीके से बायोलॉजिकल कंसेप्ट और टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट को बाइफरकेट कर सकते हैं। कि जब भी हम बायोलॉजिकल कंसेप्ट की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसको बायोलॉजिकल स्पीशी कहा जाएगा व्हेन द इंडिविजुअल्स दे नेचुरली इंटरब्रीड एंड कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जबकि टेक्सोनॉमिकल कंसेप्ट जो है वो ये कहता है कि एक टेक्सोनॉमिक स्पीशी वह कहलाएगी जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की सिमिलरिटीज हो, और वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहां पर मोर वेटेज दिया जाता है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को एज कंपेयर टू वेजिटेटिव कैरेक्टर्स बिकॉज दे आर मोर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब स्पीशीज कंसेप्ट के बाद यहां पर हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी के बारे में। आपने देखा ही है टेक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब कई अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशंस प्रोवाइड किए कि हर एक क्लासिफिकेशन जो दिया जाता है वो कोई ना कोई क्राइटेरिया के आधार पर दिया जाता है। तो हर एक साइंटिस्ट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हुआ जिसके आधार पर उन्होंने अपने अलग अलग क्लासिफिकेशंस को यहां पर दिए, जिनमें से कुछ क्लासिफिकेशंस जो कि इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं उन पर हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यहां पर बात आती है एरिस्टोटल की, कि एरिस्टोटल जिनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर इनको बोल दिया जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। तो एरिस्टोटल ही वाज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। अब एरिस्टोटल ने भी एक क्लासिफिकेशन दिया, ही क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट। किस बेसिस पर क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट, जो कि एक तरह का सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो इन्होंने एक सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी ग्रोथ हैबिट के बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया तीन कैटेगरीज में, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। जो सबसे छोटी हाइट वाले प्लांट्स थे उनको तो उन्होंने कह दिया हर्ब्स, उससे थोड़ी बड़ी हाइट के प्लांट्स को उन्होंने बोल दिया श्रब्स, और सबसे बड़ी हाइट के प्लांट्स को उन्होंने बोल दिया ट्रीज। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अर्थात ग्रोथ हैबिट को लेते हुए दिया, जिसमें उन्होंने क्लासिफाई कर दिया प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बेसिस पर। अब ये जो क्लासिफिकेशन था ये एक तरीके का आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर वी कैन टेक 1 or 2 और फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो ठीक उसी प्रकार से एरिस्टोटल ने भी यहां पर क्या लिया, केवल सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लिया, और वो सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है? ग्रोथ हैबिट है। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है यहां पर थियोफ्रेस्टस का। थियोफ्रेस्टस ही वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ एंशिएंट और प्लांट टेक्सोनॉमी एंड फादर ऑफ बॉटनी। इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जाना जाता है, तो साथ ही साथ फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टेक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अब थियोफ्रेस्टस ने भी प्लांट किंगडम को क्लासिफाई करवाया। ही क्लासिफाइड द प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज अगेन द ग्रोथ हैबिट। इन्होंने भी ग्रोथ हैबिट के बेस पर ही प्लांट्स को क्लासिफाई करवाया, लेकिन इन्होंने हर्ब्स और श्रब्स के बीच में एक और कैटेगरी को बना दिया दैट इज द अंडर श्रब्स। तो इन्होंने अब 4 क्लासेस बना दी प्लांट्स की ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट दैट इज हर्ब्स, अंडर श्रब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो हर्ब्स और श्रब्स के बीच में भी जो हाइट वाले प्लांट्स होंगे उन्होंने उसको क्या नाम दिया? अंडर श्रब्स। नाउ दिस क्लासिफिकेशन व्हिच वाज प्रोवाइडेड बाय थियोफ्रेस्टस इज आल्सो एन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बिकॉज दिस क्लासिफिकेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन सिंगल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर दैट इज द ग्रोथ हैबिट। थर्ड साइंटिस्ट आते हैं यहां पर कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जिसके बारे में हम शुरुआत से बात कर रहे हैं यहां पर कि इन्होंने एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमिन्स, और नंबर ऑफ स्टेमिन्स कैरेक्टर लिया, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी माना गया। अब इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम में क्लासिफाई किया, वन इज किंगडम प्लांटी एंड अनदर वन इज kingdom Animalia. So 2 kingdom classification was given by Carolus Linnaeus. लेकिन ये जो 2 kingdom classification Carolus Linnaeus ने प्रोवाइड किया इसकी कुछ डिमेरिट्स थी। So what are the demerits of 2 kingdom classification? एक एक करके इनके डिमेरिट के बारे में बात करते हैं कि 2 kingdom classification जो Carolus Linnaeus ने दिया, इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक साथ एक ही किंगडम में प्लेस करवा दिया, जो कि इसकी बहुत बड़ी डिमेरिट थी।
He placed the prokaryotes like bacteria, BGA, and eukaryotes like fungi, bryophytes and pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. He placed all these prokaryotes and eukaryotes into a same kingdom, that is kingdom Plantae. इन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों को प्लेस करवा दिया, जो इसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट था। दूसरा जो ड्रॉबैक आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो ये आता है कि इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी एक साथ ही प्लेस करवा दिया, और वो भी किसमें, प्लांट किंगडम के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगेरा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, ही प्लेस्ड these unicellular organism and multicellular organism into algae under plant kingdom। क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी, इसलिए इन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर इन सभी को किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस कर दिया। इन्होंने ये इस बात पे गौर नहीं किया कि कुछ तो इसके अंदर यूनिसेलुलर है और कुछ इसके अंदर मल्टीसेलुलर है, तो यूनिसेलुलरिटी और मल्टीसेलुलरिटी को इन्होंने क्राइटेरिया नहीं लिया। तीसरा जो ड्रॉबैक या तीसरा जो डिमेरिट आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो ये आता है कि ही डिडंट डिफरेंशिएट इन बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड द ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने फंजाई को भी साथ ही साथ और दूसरे ग्रीन प्लांट जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते थे, उनको उन्होंने एक ही साथ किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस करवा दिया। जबकि हिट्रोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लियर कट सेल वॉल कंपोजिशन में डिफरेंस देखने को मिलता है कि फंगल सेल वॉल जो होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, व्हाइल द ग्रीन प्लांट दे हैव द सेलुलोजिक सेल वॉल। तो सेल वॉल कंपोजिशन में डिफरेंस होते हुए भी इन्होंने फंजाई को और ग्रीन प्लांट्स को एक साथ किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस करवाया, तो यह भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट माना जाता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। फोर्थ डीमेरिट आता है यहां पर कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में पोजीशन ऑफ यूग्लिना इज नॉट फिक्स्ड, कि यूग्लिना की पोजीशन फिक्स नहीं थी। कभी कुछ साइंटिस्ट के द्वारा इसको प्लांटी में बोला जाता था, तो कुछ साइंटिस्ट इसको एनिमेलिया के अंदर बोलते थे। तो टू किंगडम के अकॉर्डिंग इस यूग्लिना की किसी पर्टिकुलर किंगडम में इसका प्लेसमेंट नहीं किया गया। नेक्स्ट डिमेरिट आता है कि पैरामीशियम एंड अमीबा दे वर प्लेस्ड इन द किंगडम एनिमेलिया बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल, जबकि ये भी यूनिसेलुलर हैं, तो इनको यूनिसेलुलरिटी की बेसिस पर एनिमेलिया में नहीं रखा गया, बल्कि इनको किस बेसिस पर रखा गया, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो पैरामीशियम एंड अमीबा दे वर प्लेस्ड इनटू द एनिमेलिया किंगडम बिकॉज ऑफ द सेल वॉल इज एब्सेंट इन बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारे ही डीमेरिट्स माने जाते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे डीमेरिट्स हैं, या फिर आपको एमसीक्यूज के बेसिस पे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है नीट के अंदर कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनको प्लेस किया गया था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ, वो कौन से थे जो एल्गी के अंदर टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्लेस किए गए। जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, दे वर पुट along with the Spirogera into the kingdom Plantae because they have the cell wall. Next important classification आता है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर, दे बोथ वर द साइंटिस्ट इन द रॉयल बॉटनिकल गार्डन, और ऐसे साइंटिस्ट जो बॉटनिकल गार्डन्स में वर्क करते हैं उनको क्यूरेटर्स कहा जाता है। तो बेंथम एंड हुकर बोथ वर द क्यूरेटर्स इन रॉयल बॉटनिकल गार्डन। अब दोनों ने ही एक बुक पब्लिश की और उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। बट दिस जेनेरा प्लांटेरम इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सीड प्लांट्स। जेनेरा प्लांटेरम एक बार पहले भी लिखी गई थी जो कि कैरलस लिनियस ने लिखी थी, एंड दैट जेनेरा प्लांटेरम ऑफ लिनियस इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स। उनके जो जेनेरा प्लांटेरम था वो हमें इंफॉर्मेशन देता था अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स, जबकि बेंथम एंड हुकर ने जो पब्लिश किया जेनेरा प्लांटेरम, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स।
अब सीड बियरिंग प्लांट्स में आते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, एंड दे बोथ आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स, वेयर द स्पर्मा मींस सीड एंड फाइटा मींस प्लांट्स। तो सीड बियरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इन्होंने अपनी बुक जेना प्लांटेरम में प्रोवाइड किया। हाउ ही कैन क्लासिफाइड दीज स्पर्मेटोफाइटा, तो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा को इन्होंने 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। स्पर्मेटोफाइटा में इंक्लूडेड 202 फैमिलीज, एंड दीज 202 फैमिलीज आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। ये जो 3 क्लासेस इन्होंने प्रोवाइड करे, पहला तो क्लास इन्होंने बना दिया डाइकोटिलिडनी, दूसरा जिम्नोस्पर्मी और तीसरा मोनोकोटिलिडनी। आउट ऑफ 202 फैमिलीज 165 families belongs to dicot, 3 families belongs to gymnospermy and 34 families belongs to monocotyledony। अब इसकी भी मेरिट है और डिमेरिट्स भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम इस क्लासिफिकेशन की मेरिट्स को देखें तो मेरिट्स आती हैं कि इट इज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन, और नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। लेकिन यहां पर इन्होंने मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स को लिया, क्योंकि हम नेचुरल क्लासिफिकेशन में बात करते ही हैं कि मोर वेटेज विल बी गिवन टू द फ्लोरल कैरेक्टर्स, तो इन्होंने भी यहां पर फ्लोरल कैरेक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया। साथ ही साथ ये जो क्लासिफिकेशन था इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, और यही रीजन रहा कि ये एक सिंपल क्लासिफिकेशन था। ऑल्दो इट इज नॉट द बेस्ट क्लासिफिकेशन बट इट इज द सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन, एंड दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द अरेंजमेंट ऑफ हर्बेरियम्स। यही कारण था कि इसको हर्बेरियम्स के अरेंजमेंट में काम में लिया गया। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी रहा, यानी इसकी एक डिमेरिट भी रही, और इसकी डिमेरिट ये रही कि फाइलोजेनी को इस क्लासिफिकेशन में कंसीडर नहीं किया गया। फाइलोजेनी ऑफ द प्लांट्स इज नॉट कंसिडर्ड इनटू बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ये साफ यहां पर देखने को मिलता है कि यहां पर जिम्नोस्पर्म को प्लेस किया गया इन बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट, लेकिन दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी। फाइलोजेनी के अकॉर्डिंग जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले जिम्नोस्पर्म लिखा जाए, देन डाइकोट एंड देन मोनोकोट, क्योंकि पहले जिम्नोस्पर्म डेवलप हुए, देन डाइकोट्स एंड देन मोनोकोट्स डेवलप हुए। तो करेक्ट सीक्वेंस जो होता है अकॉर्डिंग टू फाइलोजेनी वो इस प्रकार होना चाहिए। लेकिन बेंथम एंड हुकर ने जो लिखा वो इस तरीके से लिखा कि पहले उन्होंने डाइकोट को प्लेस किया, फिर जिम्नोस्पर्म को एंड देन मोनोकोट को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया था उसमें जिम्नोस्पर्म को कहां पर रखा जाता है, तो कहां पर रखा जाता है? इट इज द जिम्नोस्पर्म इज प्लेस्ड इन बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है विटेकर क्लासिफिकेशन, एंड दैट विटेकर क्लासिफिकेशन इज आर.एच. विटेकर प्रोवाइड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन 1969। अब इसके बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रहे, इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहे, तो वो 5 क्राइटेरिया क्या थे विटेकर क्लासिफिकेशन के, उनको एक एक करके हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया इन्होंने लिया दैट इज द सेल स्ट्रक्चर, दैट मींस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल। दूसरा जो क्राइटेरिया इन्होंने लिया दैट इज द थैलस, और यू कैन से बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तीसरा इन्होंने क्राइटेरिया लिया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फोर्थ लिया रिप्रोडक्शन या लाइफस्टाइल, और फिफ्थ इन्होंने लिया फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। और इन्हीं क्राइटेरियाज के बेसिस पर ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 किंगडम्स, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और यू कैन से माइकोटा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम इन्होंने तैयार कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 क्राइटेरियाज। ये जो 5 क्राइटेरिया इन्होंने लिए उससे इन्होंने किस तरीके से किंगडम्स को बनाना शुरू किया। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब इन्होंने सेल की कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर डिवाइड किया तो इन्होंने बताया कि कुछ प्रोकैरियोट्स होंगे तो कुछ यूकैरियोट्स होंगे, यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल डिसाइड करता है वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। और जब इन्होंने प्रोकैरियोट्स की बात कही तो फिर इन्होंने कहा कि ऑल द प्रोकैरियोट्स दे आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, जबकि यूकैरियोट्स बाकी के यूकैरियोट्स हैं। अब यूकैरियोट्स को इन्होंने फर्दर क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ये डिसाइड करवाएगी वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, कुछ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। ही प्लेस्ड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनटू किंगडम प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया वो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे।
मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स को ही फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकता है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है आइदर इट मे बी ऑटोट्रॉफ्स और इट मे बी हेटेरोट्रॉफ्स हैविंग एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दे मे बी हेटेरोट्रॉफ्स हैविंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स में या तो वो फोटोसिंथेटिक नेचर के हो सकते हैं और यू कैन से होलोफिटिक नेचर के हो सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा या लाइट एनर्जी के द्वारा वो अपने फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। और इन सभी ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस किया। फिर ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स जिनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्प्टिव नेचर का हो, यानी फर्स्ट वो डाइजेस्ट करते हो अपने फूड पार्टिकल्स को और फिर उसका इंजेक्शन करते हो, वो एब्जॉर्प्टिव नेचर कहलाता है। और ये देखने को मिलता है किंगडम फंजाई के अंदर। फिर इन्होंने ऐसे हेटेरोट्रॉफ्स जो कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, जिनमें फर्स्ट इंजेक्शन होता है एंड देन डाइजेशन होता है, उन सभी को उन्होंने प्लेस किया किंगडम एनिमेलिया के अंदर। तब जाके इन 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर ये 5 किंगडम्स डेवलप हुए, जिसमें मोनेरा भी आया, प्रोटिस्टा भी आया, प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया बन के आए। साथ ही साथ इन्होंने फाइलोजेनी को भी साथ में लिया, और फाइलोजेनेटिक सीक्वेंस जो है यानी इवोल्यूशनरी सीक्वेंस जो है वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले जो डेवलप हुए वो है मोनेरा, विच आर द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। मींस मोनेरा दे आर कंसीडर्ड एज द प्रिमिटिव। मोनेरा के बाद डेवलप होने वाले प्रोटिस्टा, एंड प्रोटिस्टन्स दे इंक्लूड्स द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा के बाद डेवलप होने वाले थे प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया, एंड ऑल दीज आर द मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। यानी ये जितने मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ये सबसे एडवांस माने जाते हैं। तो ये एक तरीके से इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, मींस इट रिप्रेजेंट्स द फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी इस क्लासिफिकेशन के अंदर इंक्लूड किया गया। अब ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करता है बैलून स्कीम ऑफ विटेकर। ये बैलून स्कीम को रिप्रेजेंट करता है। एक एक करके इसको समझते हैं हम। सबसे बेस पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल क्या डिसाइड करवाता है? इट डिसाइड्स वेदर द ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। ये जो डॉटेड लाइन यहां पर दी गई है, इस डॉटेड लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म वो तो प्रोकैरियोट्स माने जाएंगे, जबकि इस डॉटेड लाइन से ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे यूकैरियोट्स माने जाएंगे। यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल डिसाइड करेगी वेदर ऑर्गेनिज्म इज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। दूसरा इन्होंने लिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रेजेंट करेगा वेदर ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। दिस इज द डॉटेड लाइन। इस डॉटेड लाइन के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सारे यूनिसेलुलर, जबकि इस डॉटेड लाइन के ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म वो सारे मल्टीसेलुलर माने जाएंगे। फिर बात आती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है ऑटोट्रॉफी यानी फोटोसिंथेटिक नेचर हो, हेटेरोट्रॉफी यानी एब्जॉर्प्शन मोड यानी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो, और हेटेरोट्रॉफी यानी इंजेक्शन मींस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो। और फिर फाइनली आता है इकोलॉजिकल रोल। इकोलॉजिकल रोल में या तो वो प्रोड्यूसर्स हों या डिकम्पोजर्स हों या फिर वो कंज्यूमर्स हों। अब यहां पर देखिए आप कि सबसे पहला ये सर्कल अपन ने बनाया और इसमें लिख दिया किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा इस डॉटेड लाइन से नीचे है, मींस किंगडम मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे आर द प्रोकैरियोट्स। इस डॉटेड लाइन के भी नीचे आ रहा है मोनेरा, मींस दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर, मींस मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स रखे जाएंगे। ये जो लाइन है ये डिनोट करती है कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, कि मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कीमोसिंथेटिक हो सकता है। अब यहां से एक लाइन ये ट्रेवल करती है और ये यहां तक जा रही है ऑटोट्रॉफी में, तो मोनेरा जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं। दूसरा ये जो बैलून आपको दिखाई दे रहा है यहां लिखा हुआ है किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में देखिए इस डॉटेड लाइन के ऊपर की तरफ है, मींस दे आर द यूकैरियोट्स, और इस डॉटेड लाइन सेकंड डॉटेड लाइन के नीचे की तरफ है यानी यूनिसेलुलर। तो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे। अब यहां पर देखिए जो लाइन मोनेरा से ट्रेवल करी थी वो इस प्रोटिस्टा में से होते हुए जा रही है, मींस ये ऑटोट्रॉफिक होंगे। दूसरी एक और लाइन यहां से ट्रेवल करती है जो मोनेरा से जा रही है, और ये मोनेरा से ट्रेवल करते हुए इस प्रोटिस्टा में से भी गुजरती है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां पर हेटेरोट्रॉफिक भी शो करते हैं, यानी मोनेरा के अंदर कीमोसिंथेटिक भी था, ऑटोट्रॉफिक भी था और हेटेरोट्रॉफिक भी था।
अब यहां पर प्रोटिस्टा की जब अपन बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी है, साथ ही साथ हिटरोट्रॉफिक दैट इज एब्जॉर्प्टिव नेचर भी होगा, और प्रोटिस्टा में हिटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और वो होलोजोइक यानी इंजेक्शन टाइप का भी होगा। फिर बात आती है यहां पर किंगडम प्लांटी की। अब किंगडम प्लांटी जो है इस डॉटेड लाइन से, फर्स्ट डॉटेड लाइन से ऊपर की तरफ है, मींस दे आर द यूकैरियोट्स। सेकंड डॉटेड लाइन के भी ऊपर की तरफ है, मींस दे आर मल्टीसेलुलर। तो किंगडम प्लांटी हो गया मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। अब ये जो रेड लाइन ट्रेवल कर रही है, ये केवल एक ही रेड लाइन इसमें से गुजरती हुई आपको नजर आती है, मींस दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर और दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। नेक्स्ट आता है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में भी आप देखें तो फर्स्ट डॉटेड लाइन के ऊपर की तरफ है, मींस दे आर द यूकैरियोट्स। सेकंड डॉटेड लाइन के ऊपर की तरफ है, मींस दे आर द मल्टीसेलुलर। मींस किंगडम फंजाई भी क्या हो गया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स को ऑक्यूपाई करता है। इसमें से भी एक रेड लाइन जाती है जो कि जा रही है हिटरोट्रॉफी की तरफ, मींस दे आर हिटरोट्रॉफ्स बट दे आर हैविंग द एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा केस आता है किंगडम एनिमेलिया का। किंगडम एनिमेलिया में भी अगर देखें तो फर्स्ट डॉटेड लाइन के ऊपर की तरफ है और सेकंड डॉटेड लाइन के ऊपर की तरफ है, मींस द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमेलिया दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। और ये जो रेड लाइन जाती है, ये जाती है हिटरोट्रॉफी की तरफ, हैविंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेक्शन, यानी फर्स्ट इंजेक्शन एंड देन डाइजेशन, मींस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पर आप देखिए कि इकोलॉजिकल रोल की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो रेड लाइन जा रही है ऑटोट्रॉफी की तरफ, ये सारे प्रोड्यूसर्स होंगे, यानी ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। मींस प्रोड्यूसर्स मोनेरा भी हो सकता है, प्रोटिस्टा भी हो सकता है और प्लांटी भी हो सकता है, ये सारे प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं। फिर अगर अपन डिकम्पोजर्स की बात करते हैं तो ये डिकम्पोजर्स मोनेरा भी हो सकते हैं, प्रोटिस्टा भी हो सकते हैं और फंजाई भी हो सकते हैं। और अगर अपन तीसरे केस की बात करते हैं कंज्यूमर्स की, तो ये प्रोटिस्टा भी हो सकता है और एनिमेलिया भी कंज्यूमर्स हो सकते हैं। तो ये बैलून स्कीम एक तरीके के हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी यहां पर बताता है। तो साथ ही साथ, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में मैंने बात की कि सबसे पहले डेवलप होने वाले मोनेरा हैं, मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो सबसे बाद में डेवलप होने वाले जो हैं वो मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, तो एक तरीके से फाइलोजेनिक को भी डिटरमाइन करता है। सो दिस इज कंसीडर्ड एज द बैलून स्कीम ऑफ आरएच व्हिटेकर एंड दिस डायग्राम इज शोइंग द इवोल्यूशनरी ट्री। ये एक तरीके का इवोल्यूशनरी ट्री हुआ जिसको हम क्लैडोग्राम बोलते हैं। तो व्हिटेकर क्लासिफिकेशन ने एक तरीके का क्लैडोग्राम तैयार किया जिसमें सारे ही 5 क्राइटेरियाज को इंक्लूड करते हुए उन्होंने पांचों किंगडम को यहां पर एक्सप्लेन करवाया है। अभी जो 5 किंगडम्स आरएच व्हिटेकर ने यहां पर प्रोवाइड किए, उसमें किंगडम मोनेरा के अंदर जिन ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है वो हैं यू बैक्टीरिया, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्कीबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। तो मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द प्रोकैरियोट्स, ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। दूसरा किंगडम आता है यहां पर प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा इंक्लूड्स डायनोफ्लैजिलेट्स, chrysophytes. These chrysophytes have diatoms and desmids, euglenoids, slime molds, which are also known as false fungi and protozoans. तो प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। किंगडम फंजाई और यू कैन से ट्रू फंजाई, किंगडम प्लांटी which includes algae, bryophyta, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms, and kingdom animalia which includes all the multicellular animals. All these 3 kingdoms they are considered as multicellular eukaryotes. So RH व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर किनको इंक्लूड नहीं किया जाता। मीन्स इन दिस क्लासिफिकेशन वायरस, वायरॉइड्स एंड लाइकेंस दे आर नॉट मेंशन्ड, इनको इसमें मेंशन नहीं किया जाता है। क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला जो कि यूनिसेलुलर हैं लेकिन इनके अंदर एल्गी के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, तो इनकी स्टडी एल्गी में तो करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन both of these means Chlamydomonas and Chlorella they are included into the Protista. Very important point कि Chlamydomonas और Chlorella को Whittaker क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस किंगडम में प्लेस किया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू Whittaker क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, both Chlamydomonas and Chlorella they are included into the Protista, but they are still studied into the algae because of their algal characters. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है कार्ल वुज क्लासिफिकेशन और यू कैन से 3 डोमेन थ्योरी और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन।
ही गेव 3 डोमेन थ्योरी और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब यहां पर इन्होंने एक और सेपरेट किंगडम आर्कीबैक्टीरिया को फ्रेम किया। ही सजेस्टेड अनदर सेपरेट किंगडम फॉर द आर्कीबैक्टीरिया। ही क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ आरआरएनए। आरआरएनए के सीक्वेंस के बेसिस पर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई किया। अब यहां पर ये वर्ड आया है डोमेन। डोमेन का यहां पर मतलब है एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी, और यहां पर जो एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी बनाई गई वो सुपर किंगडम बनाई गई कि इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 3 सुपर किंगडम्स यानी 3 डोमेन्स में डिवाइड किया। पहला इन्होंने सुपर किंगडम आर्की बनाया, दूसरा सुपर किंगडम बैक्टीरिया, तीसरा सुपर किंगडम यूकैरिया, और यू कैन से 3 डोमेन्स बना दिए। पहला डोमेन आर्की डोमेन, दूसरा बैक्टीरिया डोमेन और तीसरा यूकैरिया डोमेन। अब फर्दर इन्होंने इन सुपर किंगडम्स में किंगडम्स को प्लेस करवाया। ही प्लेस्ड आर्की बैक्टीरिया किंगडम इनटू आर्की डोमेन और आर्की सुपर किंगडम, कि आर्की डोमेन के अंदर इन्होंने किंगडम आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया। बैक्टीरिया डोमेन या बैक्टीरिया सुपर किंगडम के अंदर इन्होंने किंगडम मोनेरा को प्लेस करवाया, दैट इज द यू बैक्टीरिया। यूकैरिया सुपर किंगडम या डोमेन में इन्होंने 4 किंगडम्स को प्लेस किया, दैट इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो टोटल यहां पर अब हमको 6 किंगडम्स नजर आते हैं। आर्की बैक्टीरिया एक किंगडम हुआ, मोनेरा एक किंगडम हुआ, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई इज अ किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो 3 डोमेन बनाए इन्होंने पहले और फिर ये 6 किंगडम में इनको क्लासिफाई कर दिया। तो इसको 3 डोमेन थ्योरी भी बोल देते हैं और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। तो यहां पर ये जो डोमेन, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, इट इज अ एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड हियर दिस एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज अ सुपर किंगडम। ये सुपर किंगडम यहां पर इन्होंने एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी बना दी। नाउ हियर वी विल स्टार्ट अबाउट द किंगडम मोनेरा, एंड किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स प्रोकैरियोट्स। मोनेरा किंगडम के अंदर बैक्टीरिया को रखा जाता है, एंड बैक्टीरिया दे आर कंसिडर्ड एज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान रहने वाली बात कि बैक्टीरिया जो हैं किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स माने जाते हैं। बैक्टीरिया दे आर फाउंड एवरीवेयर, मींस दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर, इवन दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द मैक्सिमम माइक्रोऑर्गेनिज्म और यू कैन से मोस्ट अबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन अर्थ। अब ये एक जनरलाइज्ड डायग्राम दिया गया है बैक्टीरियल सेल का, यानी यहां हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स को जो कि प्रोकैरियोट्स के जनरलाइज्ड कैरेक्टर्स माने जाते हैं। जिसमें आप इस डायग्राम में देख रहे हैं सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल दिखाई गई है, एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और यू कैन से म्यूरिन। तो आपसे पूछा जाए एक प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, then it is composed of peptidoglycan or you can say murin। पेप्टिडो से आप समझते हैं मींस प्रोटीन, मींस इट इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड, और यहां पर ये ग्लाइकेन वर्ड आ रहा है मींस इट इज पॉलीसेक्राइड, मींस पेप्टिडोग्लाइकेन इट कंटेन्स पॉलीसेक्राइड एज वेल एज अमीनो एसिड। नेक्स्ट टू सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस सेल मेम्ब्रेन is lipoproteinaceous in nature, means it is composed of lipid and protein। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बिल्कुल यूकैरियोट की तरह ही है, जो कि लाइपोप्रोटीनेशियस नेचर की होती है, यानी ये लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी हुई होती है। द स्पेस इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, ये आपको स्पेस दिखाई दे रहा होगा व्हाइट कलर का, इन बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज द पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करने में काम आते हैं। जैसा कि यूकैरियोट्स के अंदर लाइसोसोम का फंक्शन होता है कि लाइसोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं दैट हेल्प्स इन द डाइजेशन। सिमिलर इज द केस विद पेरीप्लाज्मिक स्पेस, इट आल्सो हेल्प्स इन द डाइजेशन। That means it is functionally similar or you can say it is analogous to lysosome। Very important question regarding NEET exam। Means प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कौन सा apparatus है या ऐसे कौन सी चीज है जो कि लाइसोसोम के एनालॉगस होती है, that is पेरिप्लाज्मिक स्पेस, because it helps in the digestion। Next to cell membrane is the cytoplasm।
नाउ द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोट्स इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। यहां पर किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं होती है। ये सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का फीचर है ये यूकैरियोटिक फीचर है। प्रोकैरियोट्स के अंदर दे आर एब्सेंट। साइटोप्लाज्म में 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ इसी साइटोप्लाज्म के अंदर यहां आपको सेंटर में कुछ फाइब्रिलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और इस फाइब्रिलर स्ट्रक्चर को हम यहां पर एक तरीके से न्यूक्लियस कंसीडर करते हैं। बट हियर दिस न्यूक्लियस इज इनडिस्टिंक्ट इन नेचर, मींस इट इज नॉट वेल डिफाइंड और यू कैन से इट इज नॉट वेल डेवलप्ड। यही रीजन है कि यहां पर ये जो न्यूक्लियस है इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं या फिर हम इसको जीनोफोर बोल देते हैं। मींस इट इज अ जीन होल्डिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये है तो डीएनए और डीएनए है तो यहां पर जीन्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए इसको जीन होल्डिंग स्ट्रक्चर यानी जीनोफोर भी बोल दिया जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड और यू कैन से इट इज फाइब्रिलर न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोट का जो न्यूक्लियस है जो कि इंडिस्टिंक्ट नेचर यानी वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जीनोफोर, न्यूक्लियोइड या फाइब्रिलर न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। नाउ दिस incipient nucleus it is not surrounded by any nuclear membrane, means nuclear membrane is absent in case of prokaryotes. True chromosome is absent, nuclear membrane नहीं तो यहां पर true chromosome की absence होती है, but false chromosome is present। और यहां पर ये जो false chromosome है it is made up of double stranded circular naked DNA containing the non-histone proteins and these non-histone proteins are also known as polyamides। यहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। अब ये जो फॉल्स क्रोमोसोम यहां पर है ये बिल्कुल एक तरीके से कॉइल की फॉर्म में है, एक फाइब्रिलर फॉर्म में है। यही रीजन है यहां पर इसको फाइब्रिलर न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियोइड भी कह दिया जाता है। जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मोनेरा किंगडम के अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं, जो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दैट इज द यूबैक्टीरिया, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज यानी फिलामेंटस बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और यू कैन से साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया एंड माइकोप्लाज्मा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट यू बैक्टीरिया, दैट इज ट्रू बैक्टीरिया। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं तो सबसे पहले बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया एंटोन वॉन लिवनहॉक ने इन रेनी वाटर एंड लेटर इन द टीथ स्कम, बट ही नेवर कॉल्ड देम एज द बैक्टीरिया। उन्होंने कहा कि ये कुछ मूवेबल पार्टिकल्स हैं, ये कुछ एनिमल की तरह दिखने वाले पार्टिकल्स हैं और उन्होंने उसको नाम दिया एनिमल क्यूल, यानी उन्होंने लिविंग सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया। यानी लिविंग सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो एंटोन वॉन लिवनहॉक को जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि डेड सेल या सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाएगा तो रॉबर्ट हुक proposed or he first of all discovered the dead cell or you can say cell, but the living cell was first of all discovered or observed by Anton von Leeuwenhoek, जो एक्चुअली बैक्टीरियल सेल्स थे। लेकिन बाद में जाके इन्हीं मूवेबल पार्टिकल्स यानी एनिमलक्यूल्स को एफ.जे. कोहेन एंड एहरेनबर्ग ने टर्म दिया बैक्टीरिया। मींस एफ.जे. कोहेन एंड एहरेनबर्ग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइंड द टर्म बैक्टीरिया। शेप्स की बात आती है कि बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स हो सकते हैं। दे मे बी स्फेरिकल इन नेचर, ये आपको देखने को मिल रहा है यहां पर डायग्राम में कि ये कुछ स्फेरिकल या राउंडेड नेचर के हैं। तो ऐसे बैक्टीरियल सेल्स जो कि स्फेरिकल नेचर के होते हैं उनको कोकस कहा जाता है। दीज आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया एंड दे आर मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी कॉजिंग न्यूमोनिया। दूसरा आप देखते हैं यहां पर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को कहा जाता है बैसिलस, जिसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है ई कोलाई और साथ ही साथ बैसिलस एंथ्रेसिस। तीसरा जो शेप देखने को मिलता है वो स्पाइरल शेप हो सकता है, उनको कहा जाता है स्पाइरुलम, फॉर एग्जांपल स्पाइरुलम वोल्यूटेंस। फोर्थ शेप जो आता है वो कोमा शेप्ड हो सकते हैं कि कोमा शेप्ड जो होते हैं उनको विब्रियो के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कॉलरिक कॉजिंग डिजीज कॉलेरा। तो ये चार तरह के शेप्स की हम बात कर सकते हैं बैक्टीरिया के केस में। एक होते हैं स्फेरिकल जिनको कोकस कहा जाता है,
रॉड शेप्ड हो सकते हैं जिनको बैसिलस कहा जाता है, स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं जिनको स्पाइरुलम कहा जाता है, और कॉमा शेप्ड जो होते हैं उनको वाइब्रियो कहा जाता है। अब आती है बात यहां पर मोटिलिटी, यानी बैक्टीरिया मोटाइल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया होंगे वो मोटाइल हो सकते हैं, जबकि कुछ नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मींस बैक्टीरिया दे आर मोटाइल एज वेल एज नॉन मोटाइल। लेकिन अगर मोटाइल होंगे तो उनके पास कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से वो मूवमेंट शो करते हैं? तो वो जो स्ट्रक्चर इनके पास प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है फ्लैजिला या फ्लैजिलम। सो द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया टेक्स प्लेस बाय मींस ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया के अंदर नंबर ऑफ फ्लैजिला और उनका अरेंजमेंट जो होता है दैट इज नोन एज फ्लैजिलेशन, उसको हम बोलेंगे फ्लैजिलेशन। तो ध्यान दें कि फ्लैजिलेशन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि फ्लैजिलेशन किसको कहा जाता है, दैट मींस द नंबर और यू कैन से द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला इन बैक्टीरिया दैट इज नोन एज फ्लैजिलेशन। अब कई तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट देखें वो होता है पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब है कि इफ द फ्लैजिला दे आर प्रेजेंट ऑन द होल सरफेस और होल बॉडी ऑफ द बैक्टीरियम देन दैट इज नोन एज पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया जो होगा उसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एस्चेरिचिया कोलाई और यू कैन से ई कोलाई। बाकी भी हो सकते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप याद रखिए कि पेरिट्राइकस का मतलब है व्हेन द फ्लैजिला दे आर प्रेजेंट ऑन द होल बॉडी ऑफ द बैक्टीरियम, और इसका एग्जांपल आता है यहां पर ई कोलाई। अब यहां पर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिलम की। यहां जो हम फ्लैजिला के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की बात हो रही है। यूकैरियोट्स के अंदर भी फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंसेस होते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें देन दैट यूकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। दूसरा अगर अपन देखते हैं कि और क्या डिफरेंसेस हो सकता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक फ्लैजिला में, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, दैट इज फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला में शाफ्ट होता है, साथ ही साथ उसके अंदर एक बेसल बॉडी पाई जाती है और रूटलेट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट का भी डिफरेंस होता है। माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट यहां पर नहीं है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट होते हैं, तो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट यहां पर नहीं होता है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, तो माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट यूकैरियोटिक फ्लैजिला में देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इनके मूवमेंट में भी अंतर होता है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है ये रोटेटिंग मूवमेंट शो करता है, रोटेट करता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला एक तरीके से वेव लाइक मोशन यानी अंडुलेटिंग मूवमेंट को शो करता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक फ्लैजिला, लेकिन यहां पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम। सो इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स और 3 कंपोनेंट्स। द फर्स्ट part or the terminal part is known as the filament, the middle part is known as the hook and the basal part is known as the basal body। अब ये जो डायग्राम बनाया गया है यहां पर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। अब यहां पर एक बात ध्यान में रखें जो कि हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो डबल लेयर्ड होती है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सेल वॉल की 2 लेयर्स बनाई गई हैं, एक आउटर लेयर है एक इनर लेयर है। जो आउटर लेयर है इट इज कंपोज्ड ऑफ लाइपोपॉलीसेकेराइड, ये एलपीएस लेयर के नाम से भी जानी जाती है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एलपीएस लेयर। जबकि इनर वॉल जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। जबकि अगर हम ग्राम पॉजिटिव में बात करें तो वो सिंगल लेयर्ड ही सेल वॉल पाई जाती है एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन ओनली। तो हम यहां पर जो फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव के अंदर देखने को मिल रहा है, जिसमें सेल वॉल जो है वो डबल लेयर्ड है। अब ये सेल मेम्ब्रेन है और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस है। यहां पर ये देखने को मिलता है कि कुछ रिंग्स पाए जाते हैं, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग। लाइपोपॉलीसेकेराइड वाली जो लेयर है यहां पर एक रिंग पाया जाता है तो उसका नाम है एल रिंग। दूसरा अपन को ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन वाली लेयर है इसमें एक रिंग दिखाई देता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन से यहां पर ये पी रिंग है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस यानी इस स्पेस के अंदर भी एक रिंग है, उसको हमने एस रिंग बोला है, जबकि मेम्ब्रेन के अंदर एक रिंग है उसको हमने एम रिंग बोला है। तो एल और पी रिंग जो होते हैं ये तो
आउटर पेयर ऑफ रिंग्स के नाम से जाने जाते हैं, जबकि एस और एम रिंग जो होते हैं इनको हम इनर पेयर ऑफ रिंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये तो एल और पी तो आउटर पेयर ऑफ रिंग्स हो गए, जबकि एस और एम रिंग जो हैं वो इनर पेयर ऑफ रिंग्स हो गए। तो अ फ्लैजिलम ऑफ अ बैक्टीरिया इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज बेसल बॉडी, हुक एंड द फिलामेंट। बेसल बॉडी जो होता है इट इज द बेसल पार्ट ऑफ द फ्लैजिलम एंड इट इज रॉड शेप्ड इन स्ट्रक्चर। इट लाइज विद इन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा कि बेसल बॉडी जो है वो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है। इट इज प्रोटीनेशियस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर एंड इट्स सराउंडेड बाय रिंग्स। जैसा मैंने आपको बताया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर दोनों ही रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, दोनों पेयर ऑफ रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, आउटर पेयर भी और इनर पेयर भी, यानी आउटर पेयर में एल रिंग और पी रिंग और इनर पेयर में एस और एम रिंग। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि सिंगल लेयर्ड सेल वॉल होती है तो एलपीएस लेयर वहां पर एब्सेंट होती है, इसलिए एल रिंग नहीं होगा, और ये हमेशा पेयर में होते हैं तो एल और पी यानी आउटर पेयर ऑफ रिंग्स यहां पर नहीं होंगे। यहां पर केवल इनर पेयर ऑफ रिंग्स पाए जाते हैं, यानी एस और एम रिंग यहां पर ग्राम पॉजिटिव में आपको देखने को मिलते हैं। मिडिल पार्ट जो होता है उसको हम हुक बोलते हैं। इट कनेक्ट्स द बेसल बॉडी टू द फिलामेंट, इट इज द मिडिल पार्ट ऑफ द फ्लैजिलम। तीसरा यानी टर्मिनल पार्ट होता है फिलामेंट। इट इज सिलिंड्रिकल एंड होलो स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मोनोमर्स एंड ईच ऑफ द प्रोटीन मोनोमर इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। ये जितने भी प्रोटीन मोनोमर्स हैं वो फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं एंड दिस फ्लैजिलिन प्रोटीन इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होने की वजह से इट हेल्प्स इन मोटिलिटी। जितने भी मोनोमर्स होंगे ये स्पाइरली अरेंज्ड यहां पर आपको देखने को मिलते हैं।